नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज मैं यहाँ लाया हूँ कक्षा 11 के विषय बही खाता तथा लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक चल रहा है कैश बुक से संबंधित। जनरल चैप्टर का नाम जनरल का विभाजन, और उसमें मैंने आपको जनरल की विभिन्न बहियों के अंतर्गत जो रोकड़ बही था उससे संबंधित ये वीडियो यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ इस समय आपको। इससे पहले मैंने आपको साधारण रोकड़ बही और 2 खाने वाली रोकड़ बही के क्वेश्चंस भी दिए हैं और वो मैं समझाया भी है। आज मैं यहाँ लाया हूँ 3 खाने वाली रोकड़ बही। तो 3 खाने वाली रोकड़ बही यानी कि कैश बुक विद कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम्स। इस वीडियो को समझने के लिए, इस रोकड़ बही को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना अनिवार्य है। तो चलते हैं, आज का टॉपिक जो है 3 खाने वाली रोकड़ बही। तो 3 खाने वाली रोकड़ बही क्या होती है, इसके संबंध में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रोकड़ बही तो होती है नगद प्राप्ति और नगद भुगतान। तो ऐसे व्यापारी जो थोड़े मतलब बड़े व्यापारी हैं वो कैश के साथ साथ बैंक से भी लेन देन करते हैं, यानी वो अपना बैंक में एक चालू खाता खुलवा लेते हैं और जितने भी लेन देन होते हैं वो मोस्टली सभी लेन देन कैश से ना करके या सभी लेन देन बैंक से ना करके कुछ लेन देन कैश में करते हैं, कुछ लेन देन बैंक के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार उनका समय भी बचता है और जो एक सिक्योरिटी भी हो जाती है कि उनके धन की सुरक्षा भी हो जाती है, क्योंकि बैंक के माध्यम से उनका पेमेंट होता है और वो व्यापारी अपने घर पर आराम से अन्य कार्यों में लगा रहता है या दूसरे किसी व्यापारिक कार्यों में लगा रहता है। तो इसे 3 खाने वाली रोकड़ बही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रोकड़ को लिखने के लिए दोनों ओर, ये बीच में मैंने यहाँ थोड़ा सी डार्क लाइन, मोटी लाइन बनाई है ताकि ये 2 पक्षों में आपको विभाजित स्पष्ट रूप से दिखे। यहाँ पहले जब मैंने सिंपल कैश बुक बनाई थी तो उसमें केवल कैश का ही कॉलम था। जब मैंने 2 खाने वाली रोकड़ बही बनाई थी तो उसमें कैश के साथ डिस्काउंट और जुड़ गया, और आज 3 खाने वाली रोकड़ बही है तो आज इन 2 के साथ बैंक भी जुड़ गया, यानी 3 खाने इसमें बन गए, डिस्काउंट, बैंक और कैश। इसी तरह यहाँ पर भी हैं डिस्काउंट, बैंक और कैश, यानी कि इसीलिए इसमें रकम लिखने के 3 खाने, इसलिए इसको 3 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। ठीक है, तो 3 खाने वाली रोकड़ बही का एक क्वेश्चन है, उसको समझने से पहले एक चीज और, जैसे मैंने बताया था कि रोकड़ बही में ये वाला जो पक्ष होता है वो प्राप्ति पक्ष होता है और ये वाला जो पक्ष होता है वो होता है भुगतान पक्ष। ये सिंपल कैश बुक में भी था, 2 कॉलम कैश बुक में भी था, और यही रूल्स आज 3 कॉलम कैश बुक में भी रहेगा कि ये प्राप्ति पक्ष ही रहेगा और ये भुगतान पक्ष ही रहेगा। रूल्स वही है, अगर हमें अमाउंट प्राप्त होती है तो इधर लिखेंगे और अगर हम अमाउंट को भुगतान करते हैं तो वो इधर लिखेंगे। बात होती है अब कि इन 3 कॉलम का कैसे यूज होगा। डिस्काउंट तो जिस लेन देन के साथ होता है उसी के साथ जोड़ देते हैं। यदि कोई लेन देन यहाँ पर आ रहा है, उससे प्राप्ति हो रही है और उसके साथ डिस्काउंट भी उसमें ऐड है तो वो यहाँ लिख देते हैं। ये प्राप्ति ही है आपके लिए, ठीक है। अब ये प्राप्ति आपकी 2 प्रकार की हो गई। ये प्राप्ति 2 प्रकार की हो गई। एक तो वो जब पैसा आपको नकद मिलता हो, जब पैसा आपको नकद मिलता हो, यानी कि हम कह सकते हैं ये आपकी पॉकेट है, ये आपकी पॉकेट है, यानी कि जब नकद पैसा आपको मिल रहा है तो वो इस प्राप्ति पक्ष में कैश में लिखा जाएगा, ठीक है। और आपको दूसरी कंडीशन में पैसा तो मिल रहा है लेकिन वो पॉकेट में नहीं आ रहा, वो कहां जा रहा है, आपके बैंक में। तो ये भी तो प्राप्ति है ना। अगर मान लीजिए मुझे पैसे नकद में नहीं मिलते तो बैंक में जमा हो रहे हैं, तो ये भी कोई दुख की बात कोई है। अगर मुझे नकद में नहीं मिले तो मेरे बैंक में जमा हो रहे हैं, वो भी तो मेरे हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब यहाँ 2 प्राप्ति हो गई। एक वो जो मेरी जेब में आ जाए पैसा, ठीक है, वो कैश, और एक वो मेरी जेब में ना आकर मेरे बैंक में चला जाए, वो कैश। तो है तो दोनों कैश ही ना, लेकिन उस कंडीशन में जेब में पैसा नहीं आ रहा, इसलिए जेब वाला हिसाब यानी कैश में नहीं लिखेंगे, वो कहाँ लिखेंगे, बैंक में लिखते हैं, ठीक है। यदि कोई प्राप्ति हमें डायरेक्ट ना होकर बैंक में होती है, बैंक में जमा होती है तो बैंक में लिखा जाएगा, कोई हमें डायरेक्ट प्राप्त होती है तो वो कैश में लिखा जाएगा, सिंपल सी बात। दूसरी तरफ इधर चलते हैं भुगतान में। तो इसी तरह भुगतान भी इसी सिद्धांत पर डिपेंड करता है, क्या कि यदि मैं जेब से खर्चा करता हूं, भैया नकद में दे दिया किसी को भुगतान, तो वो कहां आएगा, वो आएगा कैश में, क्योंकि जेब से गए, जेब में आए थे और जेब से चले गए तो लिख दिया नकद भुगतान करने पर।
यदि मैं कोई भुगतान बैंक के माध्यम से करता हूं और जेब के धन को अपने पास सुरक्षित रखता हूं, जेब में से नहीं दे रहा मैं आप, यानी चेक के थ्रू करता हूं या किसी को चेक काट कर दे रहा हूं या बैंक से कोई पेमेंट हो रहा है डायरेक्ट, तो वो जेब से कोई जा रहा है, वो कहां से जा रहा है, वो जा रहा है बैंक से। यानी जब आपका पैसा बढ़ेगा, बैंक में बढ़ेगा इधर और जेब में बढ़ेगा इधर, घटेगा बैंक में घटेगा इधर और कैश से जेब से घटेगा इधर। ये सिद्धांत पे हम 3 खाने वाली रोकड़ बही बनाते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि एक बुक से मैंने लिया है, मैं इस क्वेश्चन की PDF फाइल आपको दूंगा, केवल क्वेश्चन की PDF फाइल में आपको दूंगा। आपको नोटबुक में इस बोर्ड पे से देख के क्वेश्चन करना है, जो मैं समझा रहा हूं उसको आपको देख के करना है। जितनी बार आप वीडियो देखेंगे उतनी बार ये क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको PDF में नहीं दूंगा, इसका केवल क्वेश्चन में ही मैं आपको PDF में दूंगा। आते हैं क्वेश्चन की ओर। ये तो व्यवहार है 2016 के हैं, 2016 डेट डाल देते हैं दोनों ओर, 2016 दोनों ओर डाल देते हैं और मंथ है जनवरी, JAN लिख देते हैं केवल। देखते हैं जेब में पैसा आएगा तो इधर, बैंक में आएगा तो इधर और जाएगा तो उधर। मल्होत्रा जनरल स्टोर ने 1 जनवरी 2016 को 15,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक दुकान खोली है। तो व्यापार में कितने रुपए आए? व्यापार में, बैंक में तो नहीं गए ना पैसे, पैसे कहाँ जाए गए? जेब में। यानी कि व्यापार में पैसा आया है, जेब का मतलब यहाँ व्यापार का धन से है। पैसा आया, बैंक में कुछ नहीं गया। तो ये क्या होती है एंट्री? आप जानते हैं व्यापार आरंभ करने पर क्या एंट्री बनाई जाती है? टू कैपिटल अकाउंट। 15,000 रुपये व्यापार में आ गए और हमने वो ले लिए कहाँ? कैश में। ठीक है। दूसरी है बैंक के चालू खाते में जमा किए। अब ये जो 15,000 रुपये हमारे पास आए हैं, इन 15,000 में से 10,000 रुपये हमने चालू खाते में जमा कर दिए। तो चालू खाते में जमा करने पर खाते में तो पहुंच गए 10,000। देखिए खाते में पहुंचे नहीं पहुंचे भाई, चालू खाते में जमा करेंगे तो खाते में पैसा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो मैंने बताया था जब आपके पास पैसा आता है तो वो यहाँ लिख देता है। बैंक में तो 10,000 पहुंच गए, लेकिन आपने ये 10,000 दिए कहाँ से? इसमें से दिए होंगे ना, यानी आपकी कैश भी तो कम हुई होगी। यानी यही 10,000 यहाँ पर भी आएंगे, लेकिन यहाँ आएंगे कैश में। ऐसा कैसे? क्योंकि यहाँ बैंक में बढ़े हैं और कैश में कम हुए हैं। तो कैश में कम हुए हैं वो यहाँ कोई लिखेंगे भाई? बैंक में बढ़े हैं तो इधर लिखेंगे, ये बात मानते हैं। कैश में कम हुए तो वो भी यहाँ लिखेंगे? नहीं ना, कैश में कम होंगे या बैंक में कम होंगे वो कहाँ जाता है? वहाँ लिखा जाता है। अब आपने ये देखा कि एक ही एंट्री दोनों तरफ आई, इधर भी आई इधर भी आई। तो ऐसी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है, विपरीत लेखा। जब कोई लेन देन रोकड़ बही में दोनों ओर लिखा जाता है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री यानी विपरीत लेखा कहलाता है। ये केवल 2 ही होते हैं, बैंक में रुपया जमा करना और बैंक से रुपया निकालना। बैंक से रुपया जमा कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा हमारे पास ही। बैंक से रुपया निकाल लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा हमारे पास ही, है ना। कोई फर्क पड़ता है ना, इसमें ना पैसा आ रहा है नहीं जा रहा है। बैंक में नहीं है, जेब में, जेब में नहीं है बैंक में, बात तो वही रहेगी ना। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती हैं। और इस कॉन्ट्रा एंट्री जब हम करते हैं तो LF वाले कॉलम में C बना देते हैं, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसका रोकड़ के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव पड़ेगा पॉकेट पर और बैंक पर। ठीक है। तो ये तारीख थी, ये भी एक ही तारीख है, ये भी एक ही तारीख में है। तो याद रखिए बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री जनरल एंट्री सोचिए, मैं आपको वैसे भी याद करा दूंगा। बैंक में जनरल पैसा जमा करा तो पाने वाला कौन? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट और आपसे क्या पास से क्या गया? कैश। ठीक है। या इसको ये समझिए हमने पैसे कहाँ लिखे हैं? बैंक में लिखे हैं, तो यहां लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। उल्टा बैंक में लिखे हैं तो टू कैश और कैश में लिखे हैं तो बाय बैंक। ठीक है। ये एंट्री मुझे लगता है आपकी समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो इस वीडियो को रिपीट करें, दोबारा से एंट्री को समझे जो मैंने समझाई है। ठीक है। दोबारा मैं नहीं समझाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा।
तो आपको इसको दोबारा समझना है, रूल्स को देखना है मैंने क्या क्या अभी आप इसमें समझाया था। ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती हैं। इसमें पैसों पे आने जाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल बैंक से कम हुए, बैंक में सॉरी बढ़ गए बैंक में लिख दिए, कैश से कम हुए तो कैश में लिख दिए। ठीक है, आगे है 3 तारीख में चेक द्वारा माल खरीदा। तो चेक द्वारा माल खरीदा है भाई साहब, चेक द्वारा माल खरीदा तो जेब से नोट तो नहीं गए ना। चेक द्वारा माल खरीदा, आपने माल तो खरीद लिया, भुगतान में किया दिया चेक। अब वो उस चेक का क्या करेगा वो व्यक्ति जिसे आपने चेक दिया है, वो उस चेक को लेगा और आपके बैंक में पहुंचेगा और उस चेक को बैंक से आपके खाते में से भुना लेगा। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो आपका बैंक का खाता है वो कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा जब आपके खाते से चेक भुनेगा तो। और जब कम हो जाता है तो इस और लिखते हैं या इस और लिखते हैं, कम हो जाता है तो कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं ना, तो लिख देते हैं चेक द्वारा माल खरीदा 3 तारीख में बाई परचेज अकाउंट। अब चेक द्वारा खरीदा है यानी कि 3,000 रुपये नहीं सॉरी 6,000 रुपये, 6,000 रुपये का माल खरीदा है। कैश से कोई खरीदा है, चेक से तो खरीदा है, चेक से खरीदा तो बैंक से ही तो अमाउंट कम होगी। ठीक है, तो ये 6,000 रुपये का माल उसने खरीद लिया, तो अमाउंट नहीं गई है इसलिए यहाँ लिख दिया, डैश लगाया, और बैंक से गए इसलिए यहाँ। आगे आते हैं 5 तारीख में स्टेशनरी खरीदी। तो 5 तारीख में स्टेशनरी खरीदी तो जेब से ही खरीदी होगी, यानी भुगतान हुआ है, और भुगतान हुआ है तो इधर लिखेंगे बाई स्टेशनरी अकाउंट। बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है इसका हुआ है जेब से पेमेंट 40 रुपये। ठीक है, तो जेब से हुआ है तो भुगतान उधर लिखते हैं, भुगतान इधर प्राप्ति इधर, जेब से हुआ है कैश में, बैंक से हुआ है बैंक से, चेक से हुआ है तो बैंक में। आगे है नकद माल बेचा 7 तारीख में 1,200 रुपये का नकद माल बेचा है, तो पैसे आए हैं ना 7 तारीख में। 7 तारीख में टू कैश सॉरी नकद माल बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट, और नकद बेचा है तो कहां जाएंगे, कैश में, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, माल बेचने पर बिक्री हुई है तो सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा, और ये चेक नकद मिला है तो जेब बैंक में नहीं पहुंचेगा, पैसा जेब में आएगा। ठीक है, उसके बाद 9 तारीख में नकद बिक्री बैंक में जमा की 1400। अब यहां कह रहे हैं नकद बिक्री बैंक में जमा की, तो जेब में पैसा नहीं आया, पैसा पहुंचा बैंक में 9 तारीख में। तो 9 तारीख में फिर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, लेकिन इस बार जेब में पैसा नहीं आया, पैसा पहुंचा कहां, बैंक में 1400 रुपया। जेब में नहीं आया, पैसा तो आया लेकिन जेब में नहीं आया, बैंक में पहुंचा, इसलिए बैंक में 1400 रुपये लिख दिए। आगे है 12 तारीख में नकद माल खरीदा, लिखा है नकद माल खरीदा, और नकद माल खरीदने में पैसे जाएंगे 5500 रुपये 12 तारीख में भुगतान बाई परचेज अकाउंट। किस में जाएंगे, कैश में, क्योंकि नकद खरीदा है 5500 रुपये का। क्लियर। आगे है कार्यालय के लिए बैंक से निकाले 15 तारीख में। भैया बैंक से निकाल लिए तो बैंक में तो हुए कम हुए तो इधर लिखेंगे। अब बैंक से जब निकाल के लाए हैं तो जेबें हो गई भारी, और जेब भारी हो गई इसका मतलब पॉकेट में आ गए वो, तो इधर लिखेंगे कैश में। ये प्राप्ति पक्ष, देखा एक ही एंट्री दोनों तरफ आई, यानी कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है जो कि दोनों तरफ आई है। बैंक से कम हुए तो भुगतान वाले कॉलम में बैंक में लिखे, जेब में आए हैं तो प्राप्ति वाले कॉलम में कैश में लिखे। ठीक है, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, डेट है इसकी 15 तारीख। ये पैसा कहां लिख रहा है, कैश में, तो इसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री बनेगी इसकी पैसा निकालने पर। और 15 तारीख में ये पैसा कहां लिखा है, बैंक में, तो लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको समझना आप दोबारा।
आगे है 18 में, फुटकर वे नकद चुकाए 18 तारीख में, नकद चुकाए तो चुका दो भैया 18 तारीख में बाई पेटी एक्सपेंसेस। आप इसको रिटेल एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, रिटेल छोटे खर्चे। कितने हैं? 20 रुपए कैश में बैंक से नहीं किए गए हैं ये। आगे है नेक्स्ट, प्रेम प्रकाश से भुगतान में चेक पाया। अब चेक मिला है भैया प्रेम प्रकाश से और उन्हें छूट दी। जरूरी नहीं है हम किसी को चेक काट कर देते रहें, हो सकता है कोई हमें भी चेक दे दे। तो याद रखिए जब चेक मिलता है तो इसकी दो तरीके से एंट्री की जाती हैं। एक तरीके से और होती है जब हम उसका चेक में एंट्रीज करते हैं, रिसीप्ट चेक और पेमेंट चेक दो तरह के होते हैं। लेकिन यहाँ आपको मैं डायरेक्ट ये मानकर एंट्री कराऊंगा कि चेक प्राप्त हुआ, इसका मतलब रुपया प्राप्त हुआ। कैसे? अगर मैं आपको चेक काट कर दूं तो आप क्या सोचोगे? पैसे मिल गए ना, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया गया है वो यही मानकर किया गया है कि चेक मिलता है तो इसका मतलब कैश मिलती है। अगर मुझे कोई चेक दे दे 10,000 रुपये का काट के तो मैं क्या करूँ? खुश होऊंगा ना कि मुझे 10,000 रुपये मिल गए, है ना। तो यहाँ पर जब चेक मिलता है तो ये माना जाता है कि रोकड़ प्राप्त हुई है। चेक मिला है तो क्या प्राप्त हुई है? रोकड़ प्राप्त हुई है। 21 तारीख में प्रेम प्रकाश से भुगतान में चेक पाया 430 का, उन्हें छूट दी 21 तारीख में। टू प्रेम प्रकाश, 20 रुपए की तो है छूट और 430 का चेक पाया, इसका मतलब रोकड़ आई। बैंक में हम लिख ही नहीं सकते, बताइए बैंक में क्यों लिखेंगे इसको? हमें ही तो चेक मिला है ना, वो चेक बैंक में कोई जमा हुआ है जो बैंक में रुपए बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे ना, इसलिए हम इसको कैश में ही लिखते हैं। आगे है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चेक मिला तो यहाँ पर बैंक में क्यों लिखेंगे? बैंक में चला गया क्या चेक? नहीं ना, कैश में आया है, जेब में आया नहीं। हाँ, ये किस तारीख में एंट्री थी? 2 दिन उन्होंने अपने चेक को अपने पास रखा, फिर 23 तारीख में कह रहे हैं कि प्रेम प्रकाश का चेक बैंक में जमा कर दिया। इसकी अमाउंट नहीं दी गई है, क्यों? प्रेम प्रकाश के चेक की बात हो रही है और प्रेम प्रकाश का जो चेक था वो 430 रुपये का था। 2 दिन उन्होंने अपने पास रखा और इस चेक को अब बैंक में जमा कर दिया। यानी कि जिस चेक को वो कैश मान रहे थे उन्होंने इस कैश को बैंक में जमा कर दिया। तो ये कहाँ आ जाएगा? कहाँ आएगा? ये बैंक में आ गया। 23 तारीख में ये चेक कहाँ पहुँचा? 430 का यही वाला है। ये जो बैंक कैश था वो आज कहाँ पहुँच गया? बैंक में पहुँच गया। कह रहे हैं प्रेम प्रकाश का चेक बैंक में जमा तो हो गया, लेकिन रोकड़ भी तो कम हुई है ना। तो रोकड़ कम हुई है और जब कम होती है तो अमाउंट कहाँ पहुँचती है? यहाँ। तो 430 रुपये यहाँ कैश में भी आएंगे इसके। और जब अमाउंट दोनों तरफ आती है तो वो क्या होती है? वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। यानी ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है 430 की। बैंक में लिखे गए हैं 23 तारीख में, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर 23 तारीख में कैश में लिखे गए हैं तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। क्लियर? अब आगे है, जो चेक हमने रोकड़ मान के प्राप्त कर लिया था वो आज बैंक में जमा हो गया, हमारी जेब से कम हो गया। तो कैश जेब से कम हो गया तो उधर को भी लिख दिया गया। 25 तारीख में है, जयप्रकाश को चेक द्वारा भुगतान दिया है और उनसे छूट मिली है। तो भुगतान दिया है 25 तारीख में, जयप्रकाश को एक चेक काट कर दे दिया, तो बाई जयप्रकाश। अब भैया चेक काट कर दिया है और छूट भी है 15 रुपए की, तो 15 रुपए की छूट तो यहाँ लिख दो। अब चेक काट कर दिया है 630 का, तो चेक काट कर दिया है तो वो बैंक से भुनेगा ना, तो इसलिए बैंक में जाएगा 630। कैश कोई दी है, जो कैश में लिखेंगे चेक दिया है, चेक को वो भुनाएगा, बैंक की अमाउंट कम होगी। 28 तारीख में बहुत अच्छी एंट्री है, प्रेम प्रकाश का चेक बैंक से तिरस्कृत होकर लौट आया। तिरस्कृत क्या होता है? तिरस्कृत अनादरित होना, या इंग्लिश में डिसऑर्डर्ड बोलते हैं, डिसऑर्डर। जब किसी चेक का भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जाता या बैंक उस चेक का भुगतान करने से इनकार कर देता है तो ये चेक का अनादरण कहलाता है।
अब हमने प्रेम प्रकाश का चेक ही तो जमा करा था ना बैंक में। बैंक उस चेक को लेकर प्रेम प्रकाश के बैंक में गया होगा और कोई भी कारण रहा होगा, बहुत सारे कारण इसके होते हैं, प्रेम प्रकाश के बैंक ने उस चेक का भुगतान नहीं किया, यानी कि ये 430 रुपये जो हम बैंक में जमा करे थे, ये तो एंट्री हमारी बेकार हो गई, ना हमें कैश मिली ना हमारे बैंक में जमा हुए। ठीक है, तो ये सारी एंट्री का महत्व जो था खत्म हो गया। ठीक है, अगर इससे संबंधित 3 एंट्री होती हैं और इसका संबंध में एक रूल्स भी है, अगर आपकी समझ में आ जाए तो, अन्यथा मैं तो दूसरा वाला करा ही रहा हूँ। पहली स्थिति में चेक मिला, मैंने कैश में लिख दिया। दूसरी स्थिति में दूसरी डेट में, इसके लिए ये भी कंडीशन है, अलग अलग डेट में ये काम होना चाहिए। दूसरी डेट में वो चेक मैंने बैंक में जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, कैश से निकाल दिया। और तीसरी स्टेज में यदि तीसरी डेट में वही चेक यदि डिसऑनर्ड हो जाता है तो आप सवाल को पूरा देखिए पहले, और इस तरह के तीनों एंट्री को यदि आप कैश बुक में ना भी लिखेंगे तब भी सवाल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, सवाल के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे भी छोड़ूं, इसे भी छोड़ूं, 430 की सारी एंट्री छोड़ूं और ये भी छोड़ूं, लेकिन मैं आपको शुरू से एंट्री करा रहा हूं, इसलिए इसकी एंट्री क्या होगी वो समझिए। प्रेम प्रकाश का चेक बैंक से तिरस्कर होकर लौट आया। वो प्रेम प्रकाश कहाँ हैं, ये आएंगे प्रेम प्रकाश, 20 रुपये और 430 रुपये लिख रहे हैं। इस एंट्री को देखने से ये समझ में आ रहा है कि प्रेम प्रकाश का हिसाब चुकता हो गया, क्योंकि प्रेम प्रकाश क्रेडिट हो गए, लेकिन प्रेम प्रकाश का तो चेक ही अनादृत हो गया। यदि प्रेम प्रकाश से अभी भुगतान चुकता नहीं हुआ है, प्रेम प्रकाश से आज भी पैसे लेने हैं, तो कितनी तारीख में, 28 तारीख में जिस व्यक्ति से पैसे लेने हैं उसका चेक पहले क्या करा था, प्रेम प्रकाश को आपने क्रेडिट करा था, वो एंट्री खराब, वो चेक खराब, तो प्रेम प्रकाश को आप दोबारा कर दीजिए बाई प्रेम प्रकाश, और इसकी डिस्काउंट भी खराब हो गई 20 रुपए की। और जो बैंक में चेक जमा करा था बैंक में, वो बैंक का चेक भी खराब हो गया 430 रुपए का। कैश से कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वो चेक पहुंचा था बैंक में। पहले क्रेडिट हुए थे, हिसाब बराबर, आज फिर हमने डेबिट कर दिया, फिर हिसाब चढ़ गया। और जो पैसे उनसे लिए थे, क्योंकि ये चेक बैंक में पहुंच गया था इसलिए बैंक में लिखा, अगर हाथ में ही होता तो यहीं रहने देते उसको, और डिस्काउंट भी उनकी खराब हो चुकी है, इसलिए ये एंट्री इस तरह होगी। आगे है डाक वे चुकता किए 30 तारीख में बाई पोस्टेज एक्सपेंसेज, या केवल पोस्टेज भी लिख सकते हैं इसको। कितने हैं डाक वे, 20 रुपए के, रुपए के हैं, नकद में दिए हैं इसलिए इधर आएंगे। आगे है व्यापार व्यय का चेक द्वारा भुगतान किया 31 तारीख में, चेक द्वारा भुगतान किया है बाई ट्रेड एक्सपेंसेस, चेक द्वारा भुगतान किया है, तो चेक द्वारा भुगतान किया है तो अमाउंट कहां जाएगी, बैंक में 270। उसके बाद वेतन के भुगतान में चेक दिया, ये भी इधर ही आएगी बाई सैलरी अकाउंट, चेक दिया है इन्होंने भी 250 रुपए का, 250। ठीक है, यह आपको इस वीडियो को, इस सवाल को समझने के लिए बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी, बार बार, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सवाल है। थोड़ी इसमें आप सवाल को सामने रखिए, सवाल को सामने रखिए जो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, और इसको इस तरह जो मैंने दिया है अब बोर्ड से देखते जाइए और नोटबुक में करते जाइए हाथ के हाथ। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आया तो सवाल आपने नोटबुक में कर लिया है, आप उस नोटबुक में जो सॉल्यूशन है उसको अपने सामने रखिए और वीडियो को चला दीजिए, और बार बार जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे एंट्रीज को आप इसमें समझते रहिए। ठीक है, तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल तो आया 20, डिस्काउंट का कर लेते हैं पहले 20, और इधर का आया 33। ठीक है, अब हम बैंक का कॉलम टोटल कर लेंगे, तो बैंक का टोटल आ रहा है 11,830, इधर का 11,830, इधर का ही ज़्यादा आ रहा है दोनों टोटल, और ये आ रहा है 16,980, 16,980। ठीक है, अब 31 तारीख में बाई बैलेंस सीडी आप निकाल दीजिए, डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकलता, और इधर का टोटल भी फिर 11,830 करना पड़ेगा, और इधर का टोटल भी 16,980
80 करना पड़ेगा। जब इस टोटल में से बैंक का टोटल घटाएंगे तो आपका बैलेंस आएगा 3900, और कैश के टोटल में जब कैश का टोटल घटाएंगे तो आपका बैलेंस आएगा 970। ठीक है, ये बैलेंस मैंने चेक कर लिया था, इसलिए मैंने बिना जोड़े उसको यहां लिख दिया है। ठीक है, ये पूरी कैश बुक थी जो मैंने आज आपको समझाई। थोड़ी बड़ी है मैं मानता हूं, लेकिन आप जितनी बार वीडियो देखें एक बार इसको सवाल को करें, देखें। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में मैं आपको और कैश बुक नहीं कराऊंगा, क्योंकि और जो कैश बुक हैं फिर वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, इतनी बड़ी आती भी नहीं है, छोटी को आती है, और यही इसमें दी गई थी। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, और यदि कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।